I'm going to have one of the most special guests. I can definitely say most special guest कुणाल. मैं कुणाल को मोस्ट स्पेशल गेस्ट क्यों कह रहा हूँ? देखिए मैंने जो है एजुकेशन के फील्ड में पढ़ाना आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले किया था मैंने। और मेरी लाइफ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स गुजरे जिनकी मेहनत को यकीन मानिए अगर मैं अपने लफ्जों में बयान करने की कोशिश करूँ तो बहुत मुश्किल है। और उनमें से एक कुणाल है। कुणाल की सक्सेस जो है ना, ये उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है और एक एग्जाम्पल है जो ये सोचते हैं कि परिस्थितियां सिचुएशंस जो हैं वो उनके साथ में है कि नहीं, और वो सक्सेस पाना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे रिटन की प्रिपरेशन करनी है, कैसे एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है। जितने भी आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, जितना भी मोटिवेशन चाहिए, वो आज आप सब लोगों को कुणाल से मिल जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंकिंग में इनकी 12 आई है। और जब मैं एसएसबी के मार्क्स देख रहा था तो टॉप 10 में शायद कुछ ही बच्चे हैं जो उतना मार्क्स पाए हैं जितना कुणाल का है। 490 मार्क्स। करेक्ट कुणाल? यस सर। कुणाल की मेहनत जो है मैं क्या बताऊं, मुझे लफ्जों में बयान करना बड़ा मुश्किल है कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की। ये जो है अग्निवीर में ज्वाइन किया इन्होंने, वहां पे ट्रेनिंग कंप्लीट की। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनकी पोस्टिंग आई, वहां पे जॉब करते हुए और एनडीए की प्रिपरेशन करना, एसएसबी की प्रिपरेशन करना, और वो भी 12 रैंकिंग लेके आना। लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस अचीवमेंट के लिए कुणाल सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मेरी थैंक यू मेरी सर, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू। आपके माता पिता को भी जिनका सहयोग मिला, जिनका आशीर्वाद मिला आपको, और राइट आप सर। जो है इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है। सबसे पहले तो थोड़ा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपना बैकग्राउंड, जहाँ से एक छोटी सी वीडियो आपने पोस्ट की थी और जहाँ पे आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, यस तो सर। थोड़ा अपने बारे में आप बताएं। So, friends, my name is Kunal and I belong to Charki Dadri district of Haryana, and I have done my schooling in my village, in government school of our village. Then 12th करने के बाद मुझे पता चला कि एनडीए की भी एक जॉब होती है। देन आई ट्राइड फॉर इट। सो रिटर्न तो मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न निकाल दिया। देन एसएसबी के लिए मैं अमजद सर के पास गया, क्योंकि मैंने इनका फ्री सेशन देखा, उसमें मुझे लगा कि कुछ ना कुछ मैं जरूर सीख सकता हूँ, तो फ्री सेशन मैंने ज्वाइन किया। देन उसके बाद मुझे फ्री सेशन अच्छा लगा, देन मैंने पेड सेशन जो इनका 1 महीने का होता है वो मैंने ज्वाइन करा। उसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी जिसको यूज करके मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे फादर एक एग्रीकल्चर लेबर हैं, और मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। एंड मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए जितनी मेहनत की वो आगे वीडियो में हम कवर करेंगे। Yes. या डेफिनेटली डेफिनेटली कुणाल, और यकीन मानो जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं इतना एक्साइटेड हूँ Yes. कि मतलब जब आपका रैंकिंग देखा और सक्सेस का मतलब इंफॉर्मेशन जब आपने मुझसे शेयर किया, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एसएसबी के लिए, लेकिन मेहनत करना जानते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन एक गाइडेंस नहीं मिल पाती है, और उनको एक्चुअल में एसएसबी में कैसे परफॉर्म करना चाहिए उसकी जानकारी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो बेचारे जो हैं वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। सर डेफिनेटली एसएसबी के बारे में बहुत सी मिथ्स हैं जो आज कहीं ना कहीं क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि गांव में मैं भी बहुत मिथ सुनता था कि 5 दिन वो तुम्हारे साथ रहते हैं ऐसे सर, हर एक चीज चेक करते हैं, सारे दिन तुम्हारे साथ रहते हैं, बहुत सारी मिथ, ये देखते हैं वो देखते हैं, तुम खाते कैसे हो चलते कैसे हो। तो ये सारी मिथ्स कहीं ना कहीं आज क्लियर करने की जरूरत है। कई बच्चों के माइंड में ये डाउट है, जिसके 95% से ऊपर नंबर आते हैं वही एसएसबी क्लियर कर पाते हैं, जिनके रिटर्न में 500-600 नंबर आते हैं वही एसएसबी क्लियर कर पाते हैं। तो ये कुछ डाउट है जो क्लियर करने जरूरी है। और एसएसबी प्रिपरेशन इतनी हार्ड नहीं है, यदि बच्चा एक अपनी साइकोलॉजी ठीक करके, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक करके, यदि अच्छे से प्रैक्टिस करे 2-3 महीने, तो निकाल सकता है आराम से। आई इंटायरली एग्री विथ योर पॉइंट। तो कुणाल सबसे पहले ये बताइए आप कि जो आपने अग्निवीर ज्वाइन किया, वहां पे यस सर। आपने ट्रेनिंग, फिर आपका यूनिट में पोस्टिंग, इतना डिफिकल्ट और इतना मतलब बिजी शेड्यूल होने के साथ साथ आपने कैसे रिटेन के ऊपर फोकस किया, देन आफ्टर ने एसएसबी की कैसे प्रिपरेशन की? सर रिटर्न जैसे कि मैंने एक बार पहले भी दिया था यहाँ, सिविलियन,
तो उस टाइम मेरा रिटर्न हो गया था, एसएसबी नहीं हुआ था। देन रिटर्न का कुछ मेरा आइडिया था मुझे कुछ, तो वहाँ जाने के बाद अंडर ट्रेनी भी मैं टाइम निकाल के 1 डेढ़ घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता था, मैथ्स की, इंग्लिश की, वोकैब कर ली, मैथ्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। देन पोस्टिंग आने के बाद भी थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता था, अंडर ओजीटी थे उस टाइम, तो जर्नल शिफ्ट में आना पड़ता था सुबह शाम। लेकिन उस बीच में 3-4 घंटे का जो रेस्ट टाइम मिलता था, उसमें मैं मैथ्स की प्रिपरेशन, इंग्लिश, साइंस, वो मैं जो मैंने नोट्स पहले बनाए थे उसको बस रिविजन करता रहता था। ऐसे मैंने 3-4 महीने तैयारी की, देन इतना कॉन्फिडेंट हो गया मैं इस बार भी एग्जाम निकाल ही दूंगा। देन उसके बाद जो एग्जाम आया वो, और उस वो एग्जाम मैंने प्रैक्टिस करी, एमसीक्यू पीवाईक्यूज लगाए, देन उसके बाद एग्जाम मैंने निकाल दिया। कुणाल, जो मैंने आपका मॉक इंटरव्यू लिया था, यस वैसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिले थे जब आप रियल इंटरव्यू में गए थे? सर, डेफिनेटली क्वेश्चंस आपने भी वही पीआईक्यू से पूछे थे, देन इंटरव्यू ऑप्शन ने भी वही पूछे, सेम थे सर। और जो साइकोलॉजी की प्रैक्टिस काफी किए थे, कुछ हमने जो पोस्ट किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो हेल्पिंग रहे आपके लिए आपके सर एसएसबी प्रिपरेशन में? डेफिनेटली जो सर का इंट्यूट एसएसबी चैनल है, उस पे आपको टैट वैट एसआरटी सब की वो मिलेंगी वीडियोस, उनसे मैंने सारी वीडियोस की प्रैक्टिस करी थी। 70 to 80% जो भी साइकोलॉजी क्वेश्चंस थे, जो भी टैट वैट एसआरटी थी, वो उसी वीडियोस में से आई थी सर। मूविंग अहेड, कुणाल, आप जो है जब मेरा सेशन ज्वाइन किए थे तो सर, आप उससे पहले ऑफलाइन कोचिंग लेके आए थे। यस सर। मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरा सेशन जो है उन ऑफलाइन कोचिंग से कैसे डिफरेंट था, कैसे ये हेल्पफुल रहा थोड़ा आपके लिए? तो डेफिनेटली ये चीज़ तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे आज भी ये सोचते हैं ऑफलाइन कोचिंग लेनी ज़रूरी है। हाँ, कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जहाँ कम बच्चे एडमिशन लेते हैं, वहाँ बच्चों के ऊपर ध्यान भी दिया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोचिंग ऐसी हैं जिनमें 200-200, 300-300 बच्चे एक बैच में होते हैं। वो 14 दिन का उनका कोर्स होता है, उसमें वो ज़्यादा कुछ सिखा नहीं पाते, इंडिविजुअल असेसमेंट कर नहीं पाते। तो मैं जिस ऑफलाइन कोचिंग में गया था, वहाँ सेम कहानी थी। अप्रॉक्स 250 के आसपास एक बैच में हम थे कैंडिडेट। देन इंडिविजुअल असेसमेंट तो बिल्कुल ज़ीरो थी। वो एक ग्रुप को बस नॉमिनेट करते थे, ग्रुप को समझाते थे, इंडिविजुअल को कुछ नहीं समझाते थे, ना कुछ असेसमेंट हुआ। देन सर की कोचिंग में आया मैं, वहाँ सिर्फ हम 15 बच्चों का एक ग्रुप था। उसमें हमने सीखा कि इंडिविजुअल असेसमेंट करी सर ने हमारी जो स्टोरीज हम बनाते थे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। हमारे पीआईक्यू से ही रिलेटेड सर ने स्टोरी बनवानी शुरू की हमारी। सर ने ये नहीं बताया कि स्टोरी में ये लिखना है, सर ने बताया खुद सोचो उसके बारे में। सर ने हमारे माइंड पे इतना प्रेशराइज किया कि हम उस चीज के बारे में खुद सोचें, ताकि फ्यूचर कभी भी एसएसबी दें उसमें कोई भी अनवांटेड पिक्चर भी आ जाए तो भी हम उस पे स्टोरी बना पाएँ। तो सर के सेशन में खास बात ये लगी कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। 10 से 15 का एक ग्रुप होता है जिसपे सर 1 महीने तक उसको पढ़ाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे 14 दिन का, 21 दिन का कोर्स होता है। सर का कोर्स होता है 1 महीने का, जिसमें सर इंडिविजुअल असेसमेंट करते हैं, पूरे ग्रुप को समझाते हैं। वहाँ हमने पीपीडीटी, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन की बहुत प्रैक्टिस की, जिससे भी कहीं न कहीं इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, इसमें बोलना मेरा अच्छा हुआ थोड़ा। नाउ आई एम कमिंग टू द पार्ट ऑफ योर एसएसबी एक्सपीरियंस। हम पीपीडीटी से शुरू करेंगे, मतलब स्क्रीनिंग से, उसके बाद साइक, जीटीओ, इंटरव्यू, एंड लास्ट विल बी योर कॉन्फ्रेंस। यस सर। तो इस बार आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका स्क्रीनिंग में? मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट होगा, या बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि स्क्रीनिंग एक लक है। और नो, हमने कई सेशन में आप लोगों से ये कहा कि स्क्रीनिंग कोई लक नहीं है, आप नो सर। लोग का ये क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करो, डेफिनेटली आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। यस सर। तो डेफिनेटली कई बच्चों से सुना है कि स्क्रीनिंग इज ए मैटर ऑफ लक, बट ऐसा कुछ नहीं है कि एसएसबी सारा लक पे ही बेस है। जितनी मेहनत करोगे असेसर देखेंगे आपकी तरफ। आपको असेसर इसीलिए बैठे हैं कि हर एक को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रुप के साथ ही ग्रुप खराब है तो हम भी खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप परफॉर्म करोगे वैसे ही आपको उसी हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे स्क्रीनिंग की बात करते हैं। ओआईआर की तो मैं प्रैक्टिस करके गया था, ओआईआर में कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई। मेरे 100 में से 90 के अप्रोक्स ओआईआर हो गए थे, 90 to 95 से ही हो गए थे। देन पीपीडीटी की बात करते हैं तो हमारी स्क्रीनिंग में रिपोर्टिंग हुई थी 84 की। 84 में से फिर पिक्चर दिखाई गई। फिर पिक्चर थी जैसे एक विलेज का सीन था। एक विलेज में गली थी, पुराने पुराने घर दिख रहे थे। एक लड़का खड़ा था उसके पास, एक घर के पास दीवार की तरफ मुंह करके। देन मैंने स्टोरी बनाई कि मैं उस टाइम वो पढ़ के गया था साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ। उस टाइम साइबर क्राइम बहुत चल रहे थे। तो मैंने उस पे स्टोरी बना दी कि वो बंदा एक कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा है और वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में पोस्टर्स लगा रहा है दीवारों पे। और वो विलेजर्स को अवेयर भी कर रहा है कि ऐसे ऐसे साइबर सिक्योरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं और साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो ये मैंने स्टोरी बनाई थी। देन नरेशन की बात करते हैं। नरेशन प्रैक्टिस करके गया था, कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक था। ग्रुप में सबसे अच्छा नरेशन मेरा ही था अब की बार, क्योंकि नरेशन में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं मुझे।
हमारा ग्रुप था 8 का, 8 में से हम 6 रिपीटर थे और 2 स्क्रीन आउट कैंडिडेट थे, 8 का ग्रुप था हमारा पीपीटी में। देन जीडी स्टार्ट हुआ, जीडी अप्रोक्स 30 से 40 सेकंड हुआ और जीटीओ ने खड़ा होकर बोल दिया ओके स्टॉप जेंटलमैन। तो हमने सोचा ये क्या हुआ, कभी ग्रुप का ग्रुप ही पास आउट हो जाए। देन ग्रुप डिस्कशन हमारा हुआ ही नहीं कुछ भी, एक एक दो दो पॉइंट दिए किसी ने और मैंने भी 2-3 पॉइंट दिए थे अपनी तरफ से, और बच्चों ने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी बना रखी। किसी ने बना रखा वॉलीबॉल मैच खेल रहा है, किसी ने बना रखा साइकिलिंग कर रहा है, मतलब जो उससे रिलेटेड ही नहीं थी। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरियां बनाई सबने। एक दो अच्छी भी स्टोरियां थी, जैसे किसी ने कहा घर को रेनोवेट कर रहा है, वो उससे लिंक भी कर रही थी। तो Yeah. ऐसे हमारा 8 का ग्रुप था और जीटीओ ने जीडी हमारा स्टॉप कर दिया। हम सोच रहे कि रिपीटर्स हैं भाई, पूरा पूरा बैच पास आउट करेंगे। हम 84 में से सिर्फ 6 रिपीटर थे सर, 84 में से 6 रिपीटर, बाकी सब फ्रेशर थे और 2 स्क्रीन आउट कैंडिडेट थे उनमें। तो हमने सोचा हो गया बैच पास आउट। लेकिन फिर स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया 1 डेढ़ घंटे के बाद। देन हम बैठे सारे फ्रेशर, सारे उनमें से 20-25 उन्होंने छांट लिए। देन बारी है रिपीटर्स की, फिर वो जो रिजल्ट सुनाने आए थे उन नोटबुक बंद करके चले गए। देन फिर वो रास्ते में जाते टाइम पूछ रहे हैं कि डू यू वांट सच मोर नेम्स। तो तो कॉपी बंद करके Yeah. जा रहे हैं, रास्ते में वापस आ रहे हो, पूछ रहे हैं डू यू वांट मोर नेम्स। सब बच्चे बोल रहे हैं यस सर। फिर वो नाम बोले स्टार्ट करें। फिर आया मेरा चेस्ट नंबर था 72, था 72। 72 चेस्ट Okay. नंबर, फिर मैं खड़ा हूँ। देन फिर हाँ मुझे लगा, मेरे ग्रुप में से हम 8 थे, 8 में से हम 4 स्क्रीनिंग हो गए थे। Oh, तो great. जहां तक मुझे लगा स्क्रीनिंग में चारों का हमारा नरेशन बढ़िया था। मैंने उनसे पूछा भी, उनका ओआईआर भी ठीक था, जीडी में भी 2-2 3-3 पॉइंट दिए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लक मैटर्स करता है, जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी स्क्रीनिंग के। तो ये सर स्क्रीनिंग रहा Definitely. हमारा। या इंटायरली एग्री विद कुणाल पॉइंट। और देखिए मैं अपने सेशंस में भी यही बात कवर करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कुणाल ने बताया, आपके ओआईआर अच्छे होने चाहिए, पिक्चर से रिलेटेड स्टोरी बनाइए, अपनी नरेशन जो है कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए और जीडी में पार्टिसिपेट करिए। आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, लीव यस सर। इट, डेफिनेटली आपके फेवर में होगा। यस सर। तो आपने कितना अच्छा चीज बताया। फिर जीटीओ ने बंद करके जाना शुरू किया और ये तो कुणाल सोचा हो गया, बात खत्म हो गई हमारी तो। लेकिन हाँ। अगेन ही केम बैक एंड इन्फॉर्म लाइक कि ओके आप 4 लोग और भी हैं, वो लोग भी स्क्रीनिंग हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुणाल, साइकोलॉजी टेस्ट की बात करते हैं। यस सर। तो साइकोलॉजी का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कैसे आपने उसको हैंडल किया, थोड़ा उसके बारे में भी आप शेयर करें। सर सर साइकोलॉजी में डेफिनेटली मैटर करता है आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। जैसे मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ, स्पीच कंपटीशन में, साइंस लेवल क्विज में बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन था मेरा। कहीं ना कहीं मैं इनिशिएटिव लेता था, वहाँ अग्निवीर ज्वाइन करने के बाद भी मैंने इनिशिएटिव लेना नहीं छोड़ा। कुछ भी इवेंट होता उसमें पार्टिसिपेट करना। इससे ये कहीं ना कहीं मेरा माइंड प्रिपेयर हो गया था कि उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर आ जाएगी ना, तो मैं उस पर स्टोरी बना दूंगा। जैसे मैंने 3-4 स्टोरी तो अग्निवीर से रिलेटेड ही बना दी। और ऐसे करके मेरा टैट बहुत अच्छा चला गया सर, क्योंकि मैंने जितनी पास्ट एक्सपीरियंस थे 70-80% स्टोरीज उसी पे आई थी। 12 में से 3 तो मैंने अग्निवीर पे बना दी, 4-5 मैंने अपने एक्सपीरियंसेस पे बना दी, एक दो थी वो अलग डिफरेंट थी, वो फौज से रिलेटेड थी, वो भी मैंने बनाई दी थी। तो टैट मेरा अच्छा चला गया, मैं प्रैक्टिस करके गया था। इंट्यूट एसएसबी के जो चैनल पे जो वीडियोज हैं उनकी एक बार आप भी प्रैक्टिस कर लो, जो भी देख रहे हैं। एक सर मैं बच्चों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं सबसे मुश्किल लगता है हमें स्टोरीज लिखना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे मुश्किल हो। जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, माइंड का सेटअप रखेंगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेंगे आप लाइफ में, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए स्टोरी लिखना। वैट वैट की मैं प्रैक्टिस करके गया था, मैं 60 में से सर 58 वैट कर दिए थे। ओके। देन और टीएटी में जो ब्लैंक पिक्चर आती है, मैंने अपनी खुद की लाइफ पे बेस लिखी थी। वो मैंने मैं कबड्डी प्लेयर था पहले, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी कंपटीशन के लिए वो स्टोरी लिख दी थी मैंने, क्योंकि मैं कैप्टन रह चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी टीम का। देन उसको मैंने स्टोरी बहुत अच्छी लिख दी थी वो, कि मुझे पता था उस गेम के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैंने पूरे एक्शन डाल दिए थे उस पिक्चर में, तो मेरी कहीं ना कहीं बढ़िया चली गई थी। देन वैट हो गया था, 58 वैट कर दिए थे मैंने। दो थे उनका मुझे मीनिंग नहीं पता था वो इंग्लिश में, तो मैंने वो छोड़ दिए दो। देन एसआरटीज की आते हैं, एसआरटीज इतनी डिफिकल्ट मुझे लगी नहीं, क्योंकि बहुत पास्ट के एक्सपीरियंस रह चुके हैं, बहुत हार्ड वर्क करके मैं यहाँ तक आया हूँ। तो एसआरटीज का मुझे पता था कि इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्शन देना है हमें, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लेते हैं, बाहर दोस्तों के साथ घूमते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सेम मेरे साथ हुआ, एसआरटी जो मैंने अच्छे अच्छे आंसर लिख दिए थे। एसडी एसडी मेरा ठीक था, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, तो मैंने सीनियर्स का ओपिनियन लिखा था, सीनियर्स का, कलीग्स का ओपिनियन, पेरेंट्स का नहीं लिखा मैंने।
तो सीनियर्स में मेरा अच्छा ओपिनियन है, क्योंकि सीनियर जो भी काम देते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ। इससे कारण मेरा एसडी भी बढ़िया चला गया था। मैंने अच्छी अच्छी उसमें बातें लिख दी थी, एक दो कुछ नेगेटिविटी जो सीनियर को मेरे में लगती थी वो मैंने सारी उसमें लिख दी, जो भी सच्चाई थी वो मैंने उसमें लिख दी थी। तो ऐसे करके सर 2 घंटे का साइकोलॉजी टेस्ट मेरा आराम से चला गया था, कुछ ज्यादा मुश्किल हुई नहीं आपकी बार। देखिए आपने कुणाल की बात सुनी और अगेन मैं ये कहूँगा कि मैं सेशन में भी यही कवर करता हूँ कि कभी भी आपको कोई भी पिक्चर दिखाई दे, पुट योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड थिंक। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्योंकि जब कुणाल सेशन जॉइन किए थे, तो जब मैं इनकी स्टोरी इवैल्यूएट कर रहा था, तो उस वक़्त भी मैंने काफ़ी चीज़ें पाई कि आउट ऑफ इमेजिनेशन का ये स्टोरी आई थी। करेक्ट कुणाल? यस, यस सर। उसके बाद इन्होंने मेहनत करनी शुरू की और अभी इनकी बात से आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल मिल गई होगी कि कैसे आपको अपने उस सिचुएशन में डालनी है। इन्होंने एसडी कैसे लिखा, इन्होंने सीनियर्स के ओपिनियन जो है उनसे बातचीत की, उनका ओपिनियन समझने की कोशिश किया, कुछ उसके ऊपर वर्कआउट किया, कुछ ऐसी नेगेटिविटी चीज़ थी, उसको भी इन्होंने कवर अप किया और स्टोरी के बारे में भी इन्होंने बताई, एसआरटी के बारे में बताया इन्होंने। तो इस तरह से आप जो है दूसरों के ओपिनियन, थॉट्स के ऊपर मत जाओ। आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो और आपकी असेसमेंट हो रही है एसएसबी में। जीटीओ में कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? कैसे आपने हैंडल की पूरी? सर जीटीओ अब की बार में इतनी प्रैक्टिस तो करके नहीं गया था पीजीटी एचजीटी की, क्योंकि वहाँ सर्विस कर रहा था तो वहाँ इनको चीज़ों का एक्सप्लोरेशन मिला नहीं मेरे को। लेकिन कुछ आइडिया था मेरे को, बेसिक आइडिया कि बेवकूफ़ों वाली हरकत तो बिल्कुल भी नहीं करनी जीटीओ के सामने। बिल्कुल नहीं किया। कि जीटीओ चिल्लाया जा रहा है, चुप हो जाओ, बच्चे चुप ही नहीं हो रहे हैं ग्रुप वाले। सेम मेरे ग्रुप में हुआ, पीजीटी एचजीटी कर रहे हैं, जीटीओ चिल्लाया जा रहा है, स्टॉप स्टॉप जेंटलमैन, कोई सुन ही नहीं रहा। मैं चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता, जीटीओ की तरफ देखने लग जाता कि हाँ डिसिप्लिन तो दिखाओ एटलीस्ट वहाँ खुद का, जीटीओ के सामने डिसिप्लिन में रहो, अच्छे से सेविंग वेविंग करके जाओ। तो ये सब चीजें मैंने सीखी थी सर्विस में रह के। ग्रुप डिस्कशन के लिए थोड़ी मोटी जनरल नॉलेज भी काम आती है, तो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में पढ़ के गया था कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, कहाँ पे अपनी इकोनॉमी स्टैंड करती है, इंडिया का स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। तो ऐसी में जनरल करंट अफेयर लेके गया था, तो जीडीओ मेरे बहुत काम आई। तो हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था कि इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किसमें की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में। तो कहीं न कहीं मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा, मैंने उस लीड पे बोला और जीडी मेरा बढ़िया चला गया था। सेम फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वो भी मेरी अच्छे से प्लान कर दी थी मैंने, मेरी सही हो गई थी। और उसके बाद पीजीटी, एचजीटी उसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि अब की बार मेरे ग्रुप में सारे कोचिंग वाले बच्चे थे, जो ऑफलाइन कोचिंग लेके आए थे। तो सब वो ओके। फटाफट कर रहे हैं, तो मैं जैसे ही स्ट्रक्चर की तरफ देख रहा हूँ, वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कोच कोच कर रखा उनके माइंड को कि वो फटाफट सारा काम कर रहे थे वो, मैं बस खड़ा-खड़ा देख रहा था उनकी तरफ। तो मैंने सोच लिया था कि इनको जो करना है वो करने दो। जीटीओ इंडिविजुअल असेस कर रहा है, जीटीओ को ही पता है कौन कोचिंग लेके आया, कौन नहीं लेके आया। तो या जैसा आपने जो परफॉर्म हो रहा है वैसा परफॉर्म करो। 1-2 पॉइंट थे जहाँ वो फँस रहे थे, वहाँ मैंने उनकी हेल्प करी, तो वहाँ मेरा इम्पैक्ट बन गया था। और डिसिप्लिन में रहना जीटीओ के सामने, वो भी एक पॉइंट है। तो जीटीओ के सामने मैं डिसिप्लिन में था बिल्कुल। तो ऐसा करके, और मेरा लेक्चर रेट भी मेरा अच्छा गया था। तो लेक्चर रेट के 4 टॉपिक्स थे मेरे, मेट्रो ट्रेन्स इन इंडिया, बुलेट ट्रेन्स इन इंडिया, इन्फ्लेशन, और एक चौथा टॉपिक वो याद नहीं है। तो मेट्रो ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन में पढ़ के ही नहीं गया था, कभी पढ़ा ही नहीं था। देन मैंने सोचा इन्फ्लेशन पे ही बोल देते हैं, कुछ भी होगा देखा जाएगा। देन 3 मिनट दिए, 3 मिनट में सोचा इन्फ्लेशन किस-किस से होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन कैसे कम कर सकते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए, कौन-कौन सी स्कीम चला रही है, जैसे मेक इन इंडिया चला रही है, आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसे कर करके मैंने एक ऑर्गेनाइज कर लिया अपने टॉपिक को। और देन लेक्चर रेट मेरा सबसे बढ़िया गया था, इतना मुझे पता है। बाकी सबके लेक्चर रेट ओके। में कोई कहीं की बातें कर रहा है, कोई कहीं की बातें कर रहा है, मेरा लेक्चर रेट ठीक गया था, इतना पता है मुझे। तो लेक्चर रेट में कहीं न कहीं आपका नॉलेज भी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी, और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी, ये सब चीज़ें काम में आती हैं। जो आपके सामने जो ग्रुप बैठा है उसमें आँख से आँख डाल के सबसे बात करो, अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। और एक अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा जीटीओ के सामने कि हाँ लेक्चरेट दे रहा है, लेक्चर ऐसा दो जो दूसरों को समझ में आए। अब कई ऐसा लेक्चर दे रहे हैं दूसरों को सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो वो कोई काम का नहीं है। तो एसएसबी में हर एक टास्क का मतलब समझो कि उसका मतलब क्या क्या है। लेक्चरेट का मतलब लेक्चर दे रहे हो, दूसरों को समझ में आना चाहिए। तो ऐसा करके मैं लेक्चरेट हो गया। कमांड टास्क भी मेरा अच्छा चला गया था। कमांड टास्क में जीटीओ ने बहुत रगड़ा मेरे को। कभी कुछ तोड़ दिया, कभी रस्सी नहीं है, कभी फटा नहीं है, कभी स्ट्रक्चर टूट गई। एक बम डिफ्यूज वाला टास्क था, तो वो मैंने कर दिया था हर तरीके से। तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन गया था मेरा। ऐसा करके जीटीओ मेरा ओवरऑल ठीक चला गया था। एवरेज लेवल का था मेरा जीटीओ। कुणाल, जब आप हमारे सेशन में थे तो आप लोगों को ये कंपलसरी था पहले कि आप जब सेशन में आए तो इमीडिएटली सभी को
कम्युनिकेट करना था, सभी को कुछ ना कुछ शेयर करना था और उसके बाद डेली एक-एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना था। सर, ये सर, जो सर, डेफ़िनिटली। ये कैसे हेल्प किया था आपको? सर जैसे पहला एसएसबी देके मैं आपके पास आया था। पहला एसएसबी में ऑफलाइन कोचिंग लेके गया था, वहाँ में स्क्रीन आउट हो गया था। देन आपके पास आया, पहले ही दिन आपने बोलने के लिए बोल दिया, इंट्रोडक्शन के लिए। मेरे वहीं मतलब हो गया मैं, वहीं डेड सा हो गया था, मतलब बोला ही नहीं जा रहा मेरे से कुछ, मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो उस टाइम मुझे लगा कहीं न कहीं कमी है हमारे अंदर, तभी स्क्रीन आउट हुए थे। मैं पहले यही सोच रहा था कि लक नहीं था अपना, लेकिन बाद में पता चला कहीं न कहीं खुद के अंदर ही कमी है। तो वो सर ने बहुत इम्प्रूव करवाई। रोज़ लेक्चर टॉपिक बोलने के लिए बोलते थे कि 3-3 मिनट के लेक्चर टॉपिक की वीडियो बनाओ और पोस्ट करो। सर उसमें देखते थे कैसे-कैसे इसका वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है, कैसे इसकी नॉलेज कैसी है, हर एक चीज़ सर बारीकी से देखते थे और हमें गाइड भी करते थे। तो वो बहुत डेफ़िनेटली हेल्प करा उसमें, ग्रुप के सामने बोलना रेगुलर आके 3-4 मिनट, एक-एक लेक्चर टॉपिक, नॉलेज भी अच्छी हो रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो रहा सर। सर। तो इंटरव्यू का कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि जो उदय का इंटरव्यू था उदय जब अपना से आए थे सेशन में हमारे तो उन्होंने ये शेयर की थी कि सर 80 टू 90% क्वेश्चन तो आपने जो पूछा था रिलेटेड टू वही था क्योंकि मोस्टली पीआईक्यू के क्वेश्चन पीआईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ही इंटरव्यू ऑफिसर पूछते हैं सर। और वो उससे रिलेट करके ही मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। आपके केस में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस के तुरंत बाद। जीटीओ में जो जीओआर होता है ओके। उसके तुरंत बाद। तो अच्छा, वहाँ अच्छा, अच्छा। जीओआर में तो वहाँ धक्का मार रहा हूँ, दूसरों को चढ़ा रहा हूँ और उसके इमीडिएट बाद जीओआर करते ही बोल रहे हैं चेस्ट नंबर 14 कुणाल, चेस्ट नंबर 28 था मेरा, चेस्ट नंबर 28 कुणाल, रिपोर्ट टू इंटरव्यूइंग ऑफिसर रूम। तो मैं वहीं जीटीओ की ड्रेस में रेत-वेत में मैं मुँह धोया रास्ते में और भाग के मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम के वेटिंग रूम में बैठ गया जाके। देन इंटरव्यूइंग अफसर ने वहाँ एक होता है सिविलियन होते हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया। देन सबसे पहले जाते ही जैसे रेपो बिल्डअप होता है, जैसे सर ने इंटरव्यू लिया था मेरा, सेम मुझे वैसा ही फील हुआ। 5 मिनट उसने बैठाया, आराम से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, खुद के बारे में, फैमिली के बारे में, कौन क्या करता है। धीरे-धीरे उसने रेपो बिल्ड किया। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट करे, सेम जो सर ने पीआईक्यू से रिलेटेड पूछे हैं। क्योंकि एक तो होता है यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो तो नॉलेज बेस पे होता है। जैसे उसमें पॉलिटिक्स की नॉलेज, हिस्ट्री की नॉलेज, वो सब कुछ पूछते हैं। लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में नॉलेज इतनी ज़्यादा काम नहीं आती। 10 टू 20% नॉलेज बेस होता है, बाकी सब अपना पर्सनल बेस होता है। जो भी पर्सनल के क्वेश्चन थे वो मैं कुछ तो प्रिपेयर करके गया था, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी पूछे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार था। कहीं न कहीं मैंने खुद पे जाँच करी थी, खुद को एग्ज़ामाइन किया था मैं, खुद को एग्ज़ामाइन करा था मैंने कि मैंने क्या-क्या किया अब तक, कहाँ-कहाँ मेरे लैक था, क्या-क्या मेरे अच्छे पॉइंट हैं, क्या मुझे फ्यूचर में करना है। तो मेरे से अग्निवीर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, यूनिट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए। देन मैंने सेम जो सर ने पूछे वैसे क्वेश्चन थे, मैंने सेम जवाब दे दिए उनको। इंटरव्यू अफसर मेरे हिसाब से बहुत इम्प्रेस हुआ था मेरे से। ओह ग्रेट। कितना देर चला था इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू मेरा 25 अप्रॉक्स? टू 30 मिनट्स था सर। ठीक है। 25 टू 30 मिनट्स के अंदर इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा जो है बिल्कुल मतलब मटेरियलिस्टिक कैंडिडेट है डिफेंस के लिए। चलिए तीनों तो कवर हमने कर ली और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस में? कितना देर वेट करना पड़ा या वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ा? इस कॉन्फ्रेंस का तो इतना नहीं सर, इससे पिछले वाली कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ मेरे साथ कि इससे पिछला जो एसएसबी था उसमें कॉन्फ्रेंस में मेरे को बुलाया। हुँ, 30-40 सेकंड नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, देन बोर्ड का प्रेसिडेंट बोलता है, "कुणाल, होप टू सी यू इन अकेडमी।" हुँ, हुँ, पिछली बार सर मैंने आपको बताया था। जी, तो जी। मैं सोच रहा प्रेसिडेंट ने ऐसा बोल दिया कि होप टू सी यू इन अकेडमी, मैं तो रिकमेंड हो ही गया। देन रिजल्ट आ रहे हैं, मेरा कहीं नाम ही नहीं है। तो ओके। उस टाइम मुझे लगा कि प्रेसिडेंट ने क्या बोल दिया है। तो अब की बार मुझे लगा कि हाँ, वो बात प्रेसिडेंट ने उस टाइम बोली थी, वो कहीं न कहीं अब की बार काम आएगी। मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी गई थी, मैंने सोच लिया था। तो 2 मिनट मेरे को वेट करवाया कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर। देन मैं अंदर गया, अंदर जाते ही बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, हाउ वाज़ योर स्टे? हाउ वाज़ फूड? कैसे-कैसे एन्जॉय किया? क्या-क्या फैसिलिटीज़ अच्छी लगी यहाँ पे? कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ का तुमने फ़ायदा उठाया? तो मैंने सारी चीज़ बता दी। तो एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा सर कि कई बच्चे बोलते हैं कि एसएसबी में इंग्लिश बोलना ही कंपल्सरी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में मैंने बीच-बीच में हिंदी बोली थी, कॉन्फ्रेंस में भी मैंने 1 लाइन हिंदी बोल दी थी। तो ये मिथ भी है एक बच्चों की कि इंग्लिश बोलना कंपल्सरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे करके मेरी कॉन्फ्रेंस 30 से 40 सेकंड हुई, देन मेरे को प्रेज़िडेंट ने बोल दिया, "ओके जेंटलमैन, नाउ यू कैन गो।" कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, देन सारे बैठे हैं, 38 स्क्रीनिंग हुए थे, सारे बैठे हैं, देख रहे हैं। सिर्फ 38 में से 2 की कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी बस।
15-15 मिनट चली दोनों की, बाकी सबकी 30-30, 40-40 सेकंड। तो हम सोच रहे हैं बस 2 ही रिकमेंड होंगे, बाकी तो कुछ होगा ही नहीं। तो हमारे मन में यही चल रहा है, कौन रिकमेंड होगा, कौन नहीं होगा। देन उसके बाद रिजल्ट सुनाने आते हैं। 2 घंटे वेट करा है हमारा, जहाँ पे स्क्रीनिंग हुई थी वहीं वेट कर रहे हैं हम 2 घंटे से। देन उसके बाद एक लेडी अफ़सर आती है। बाकी एसएसबी तो मैंने देखा है कि पहले वो मोटिवेट करते हैं कि जो रिकमेंड हो गए उनके लिए अच्छा है, जो नहीं हुए वो बाहर और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसी अफ़सर थी, या उसने कुछ भी नहीं बोला। सीधी आई, आते ही बोल रही है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैच आई हैव एवर सीन। अच्छा है, ऐसा क्या बोल दिया इसने? तो लेडी अफ़सर बोल रही है सबसे अच्छा बैच है हमने जितना भी देखा है। हम या 38 स्क्रीनिंग हुए थे, वो चेस्ट नंबर बोलने लग गई। चेस्ट नंबर 5, 7 लगातार चेस्ट नंबर बोल रही। कम से कम भी मेरे से पहले 14-15 चेस्ट नंबर बोल दिए थे। तो हम डाउट में ये रिकमेंड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। पता ही नहीं चला कौन रिकमेंड हुआ है, कौन नहीं हुआ, इतने नाम बोल दिए। मेरा नंबर आया 17वां नंबर था मेरे से पिछले वाले का। मेरा चेस्ट नंबर 28 था, उसका चेस्ट नंबर 27। वो भी एक नेवी का अग्निवीर था। तो मैं अच्छा इसका भी नाम आ गया, अब इसका नाम आ गया तो मेरा भी आएगा, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं पता था इससे अच्छी परफॉर्मेंस गई है मेरी। तो उसका नाम आया जैसे ही मैं भी खुश हो गया, अब तो मेरा नाम भी आएगा ही आएगा। फिर उसके तुरंत बाद मेरा नाम आया चेस्ट नंबर 28 कुणाल, मैं खड़ा हो गया। फिर मुझे बस मेरा सिर सा घूम गया था कि हाँ, आज जाके कहीं न कहीं सक्सेस मिली है। जिस चीज़ के लिए 2 ढाई साल से हम प्रैक्टिस कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था जिसके लिए, तो चेस्ट नंबर मेरा आया, मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। देन उसमें हम सर 20 रिकमेंड हुए थे 38 में से। माय गॉड, लिटरली वेरी गुड, सुपर, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मतलब आउट ऑफ 28 20 रिकमेंडेड, आउट ऑफ 38 20 रिकमेंड्स। 38 सॉरी, ओके 20 रिकमेंडेशन पर। बहुत अच्छी रिजल्ट रही वो। और नेक्स्ट सबसे बड़ी बात मैं करने जा रहा हूँ कुणाल। आप रिकमेंड हो गए, लेकिन जब आपको ये पता चला कि आप ऑल इंडिया रैंकिंग में आपकी 12 आई है, तब कैसा फील किया आपने? सर मैं उस टाइम ऑन ड्यूटी था, जिस टाइम रिजल्ट आया। जैसे ही मैं ड्यूटी से आया, आते ही मैंने फ़ोन चेक नहीं किया, मैं सीधा बास्केटबॉल खेलने चला गया। देन ओके। जैसे ही बास्केटबॉल खेल के आता हूँ, रास्ते में एक सीनियर मिलता है, वहीं हम्म। एयरफोर्स में सीनियर। तो मेरे से बोलते हैं, "कुणाल तेरी एआईआर 12 आई है।" मैं बोला, "सर क्यों मज़ाक कर रहे हो?" तो बोला, "तू फ़ोन चेक कर ले जाके, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ तेरे पास।" तो वो भी गए अपने रूम पे, उन्होंने फ़ोन लिया, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा, देखा एआईआर 12। भाई मैं खुश, ओहो। एआईआर 12 मेरी आ ही नहीं सकती। फिर मैंने पीडीएफ फिर से सर्च करा, मेरा रोल नंबर देखा, नाम चेक किया, हर एक चीज़ चेक कर ली। देन जाके मुझे थोड़ी देर बाद विश्वास हुआ कि हाँ, एसएसबी में मेरे ज़्यादा नंबर थे, कहीं न कहीं बढ़िया परफॉर्मेंस थी, इसलिए एआईआर 12 आई है। मेरे सीनियर, मेरा कमांडिंग ऑफिसर खुद बोल रहा है, एआईआर 12 तो मेरी भी नहीं थी। तो वो भी बहुत खुश हुए सारे, सारे ऑफिसर। डेफिनेटली मैं आप सब लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मैं बताना चाहूंगा, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कुणाल आपके सामने है। और यकीन मानिए हिंदुस्तान में कम से कम तो 500 से ऊपर एसएसबी के कोचिंग सेंटर्स हैं, और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, सैनिक स्कूल हैं, जो स्पेशली जो है एनडीए की प्रिपरेशन कराते हैं। और बहुत से ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हिंदुस्तान में चल रहे हैं जहाँ पे एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाती है। बहुत से बच्चे हैं जो डीपीएस में पढ़े हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं। और कुणाल, जो हिंदी बैकग्राउंड के और इतनी मेहनत मशक्कत करके ऊपर से आप जो है अग्निवीर ज्वाइन करके, तो आपको इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और डेफ़िनेटली अगर आप मेहनत करते हो और एक अच्छी गाइडेंस आपको मिलती है, तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। क्योंकि इस इन्हीं के बैच का लड़का जो था उदय, पहली बार में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही रूरल एरिया का रहने वाला लड़का, पहली बार में उसने भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो है इंटरव्यू क्लियर किए। और कुणाल उस बैच में थे। उस बैच में उसको मैंने उस बच्चे को कहा भी था कि ये बंदा जो है रिकमेंडेड कैंडिडेट है। करेक्ट कुणाल? सर उसके बाद जो है आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है कुणाल। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि मेहनत करिए, और एक अच्छी गाइडेंस कहीं से भी आपको मिले जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है आपको स्टोरी लिखनी है, कैसे आपको इंटरव्यू में प्रिपरेशन करके कैसे रिस्पॉन्ड करने हैं क्वेश्चंस को। क्योंकि देखिए इंटरव्यू में सिर्फ बोलना इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, हाउ आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत से बच्चों के पास एक मिथ होता है कि मैंने बहुत कुछ बोला इंटरव्यू में, लेकिन क्या बोला आपने, कैसे बोला, ये बहुत मैटर करता है।
यकीनन देखिए आपकी पर्सनैलिटी की वहाँ पे असेसमेंट हो रही है, तो आप दूसरों को रिप्रेज़ेंट ना करें। और एसएसबी इंडिया का एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर है जो 5 दिन लेता है आपकी पर्सनैलिटी को असेस करने में। तो डेफ़िनेटली ये बहुत क्रूशियल है, और अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, प्रिपरेशन करें, तो डेफ़िनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बट हाँ, जैसा कुणाल ने कहा, आपको एक इफ़ेक्टिव गाइडेंस की ज़रूरत है, और कहीं से भी आपको मिले, जो भी इंसान आपको लगे कि आपको इफ़ेक्टिव गाइडेंस दे रहा है, जो एसएसएस मौजूद हैं और आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं, आप उनके कॉन्टैक्ट में रहें, आप उनसे जाके हेल्प लें, और कोशिश करें कि वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें, ताकि आपके जो अ, मीन्स जहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप इम्प्रूव करें और उसके हिसाब से आप जाएँ। देखिए, यूपीएससी की जो इंटरव्यू होती है ना, अगर आपके 70% मार्क्स हैं, इतना तो मार्क्स किसी का आते नहीं है, 50 के आस-पास में रहते हैं, तो उनका 100% सिलेक्शन हो जाना है, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो एसएसबी होता है, इवन आप अगर 80% मार्क्स लेके आते हैं, 70% मार्क्स लेके आते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है और नेसेसरी भी नहीं है कि आप, हो सकता है कि आप स्क्रीन आउट हो जाएँ। सर। ओके, तो ये इंटायरली डिफरेंट है, और ये पर्सनैलिटी जो है टेस्ट की जाती है, ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि आप डिफेंस के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। बहुत अच्छा लगा कुणाल, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, और आपके माता-पिता सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाइयाँ देना। आपको ये बहुत-बहुत सर, शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ। आप देश की सेवा करें, और आपके पास बहुत लंबा टाइम है। ओके, यस। एंड आई होप कि आप जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी आप टॉप करेंगे। या थैंक यू सर, थैंक यू। आई एंड विश सर, यू ऑल द बेस्ट। हाँ, एंड उदय के बारे में एक चीज़ और बताऊँगा, जो सर ने बताया एयरफोर्स बोर्ड से रिकमेंड हुआ था, कि मेरी और उदय की कई बार बात होती थी हाँ। उसके रिकमेंड होने से पहले। तो वो मेरे को बोलता था भाई तू रिकमेंड होगा, मैं उसको बोलता था भाई तू रिकमेंड होगा। तो ऐसा करके दोनों ही रिकमेंड हो गए हम। तो उसके साथ भी अच्छे लिंक थे मेरे, दोनों ही रिकमेंड हो गए। हम दोनों ने खूब प्रैक्टिस करी थी, आपस में भी हम बात करके प्रैक्टिस करते थे इंग्लिश स्पीकिंग की। तो ऐसे ही अपने पार्टनर्स बनाइए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। और सर आपका बहुत सपोर्ट रहा, आपने मेरे को पर्सनली गाइड किया, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली सर एसएसबी में। एंड थैंक यू सर। थैंक यू कुणाल। और मैं कुणाल एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो मैं इतने टाइम से हूँ एजुकेशन फील्ड में, मेरी लाइफ में 3 स्टूडेंट ऐसे गुज़रे, जिनका रियली मैं, एक तो अपनी पर्सनल लाइफ में, और मतलब उनके बिहेवियर इतने अच्छे लगे मुझे। एक बच्ची थी जिसको मैं दिल्ली में पढ़ाता था, वो अभी एक अ, अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे है। बहुत ही सॉफ्ट नेचर और बहुत मेहनती लड़की। उसके फादर जो थे बहुत, मतलब समझ लीजिए कि बिलो मिडिल क्लास फैमिली के, लेकिन उस बच्ची ने मेहनत और मशक्कत करके बहुत आगे बढ़ा। दूसरा मुझे कैंडिडेट मिला था उदय, और तीसरे मिले तुम। डेफिनेटली बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी मेहनत और आप लोगों का जो एक बिहेवियरल अप्रोच मैंने देखा, मेरे को दिल को बहुत खुशी हुई। और एज ए टीचर जो है ना, सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाबी हासिल करें, और उस फील्ड में जाके अपने आप को शो करें कि यस, कि मुझे किसी इंसान ने बताई है कि कैसे वैल्यू सिस्टम को अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है, कैसे उसको डिलीवर करना है, और कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं लिटरली बहुत खुश हूँ आप लोगों की सक्सेस से।